ओके, तो लास्ट क्लास में हमने इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लिया था, तो ये पार्ट आपका इंस्टॉलेशन का। सबसे पहले इसमें डोकर आर्किटेक्चर एक्सप्लेन किया हुआ है, वो आर्किटेक्चर हम लोगों ने कवर कर लिया है, इंस्टॉलेशन भी हमने कवर कर लिया है। सबसे पहले तो आपको जिस रेपोजिटरी के अंदर डोकर कम्युनिटी एडिशन सॉफ्टवेयर रखा होगा, आपको रेपोजिटरी कॉन्फ़िगर करनी है आपकी मशीन पे। फिर आपको यम इंस्टॉल डोकर कम्युनिटी एडिशन सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना है। डोकर -c कर सकते हैं, डोकर कर सकते हैं, या फिर डोकर इंटरप्राइज एडिशन कर सकते हैं। फिर आपको उसकी सर्विस को स्टार्ट करना पड़ेगा। डोकर की सर्विस डोकर के नेम से ही होती है, हमने लास्ट सेशन में देखा था। अगर आपको डोकर को स्टॉप करना है तो आप स्टॉप कर सकते हो। इनेबल करने का मतलब होता है कि अक्रॉस द रिबूट आपका डोकर ऑटोमेटिकली स्टार्ट होकर मिल जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, इनेबल करता है। अगर आपको वर्जन वेरिफिकेशन करना है तो डोकर हाइफन हाइफन वर्जन एक कमांड होती है। फ्रॉम दैट कमांड यू कैन चेक योर डोकर वर्जन, कि आप डोकर का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो, आप वो चेक कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे देखता हूँ डोकर हाइफन हाइफन वर्जन, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि डोकर का कौन सा वर्जन आप यूज कर रहे हो। 1.13 वर्जन आप यूज कर रहे हो डोकर का, ठीक है। जिस रेपोजिटरी को आपने यूज किया था डोकर इंस्टॉल करने के लिए, उस रेपोजिटरी के अंदर डोकर का यही वर्जन लेटेस्ट रखा हुआ था, इसीलिए आपके पास यही वर्जन इंस्टॉल हुआ है, ठीक है। अगर आपको डोकर की कमांड्स की हेल्प लेनी है, क्योंकि हम कभी कोई कमांड भूल जाएं, हमें नहीं याद आ रही कोई कमांड, तो आप डोकर हेल्प ले सकते हो। कमांड्स आपको सारी दिख जाएंगी, डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, डाउनलोड्स जो भी है सारी की सारी हेल्प आपको मिल जाएगी। या फिर मैंने आपको डोकर की डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपको बताई थी, docs.docker.com, वहां से आप हेल्प ले सकते हो। बाकी डोकर की कमांड्स अगर आप चेक करनी है तो आपको यहाँ से हेल्प मिल जाएगी, हेल्प। So this is the command from which you can get the help from the Docker. तो यहाँ से अगर मैं इसको स्क्रीन करता हूँ, just a second. तो यहाँ से देख सकते हो आप, ये सारी की सारी उसके ऑप्शंस हैं। मैनेजमेंट की कमांड्स हैं कि अगर आपको मैनेजमेंट करना है डोकर के थ्रू, जैसे कोई कंटेनर क्रिएट, कंटेनर मैनेजमेंट करना, इमेज मैनेजमेंट करना, नेटवर्क मैनेज कर सकते हो, नोड मैनेज कर सकते हो, प्लगइन, सीक्रेट, सर्विस, स्टैक, स्वॉर्म, सिस्टम, वॉल्यूम। बट इतना हमारे काम में है नहीं, क्योंकि हमें कुबरनेटिस में पहले से काफी सारी चीजें बिल्ड होकर के मिल जाती हैं, तो कुबरनेटिस में हमें उनकी जरूरत नहीं पड़ती। तो जितना हमारे लिए कुबरनेटिस में नीडेड होगा, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दोज पार्ट ऑफ डोकर, ठीक है। बाकी की सारी चीजें अपने आप कुबरनेटिस आपको करके दे देता है। जैसे कि नेटवर्क की बात कर लेता हूँ, तो नेटवर्क आपको पहले से कुबरनेटिस प्रोवाइड कर देता है, तो आपको यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। कमांड्स की बात करें कि कौन सी कमांड है, अटैच कमांड है, बिल्ड कमांड है, कमिट कमांड है, सीपी, क्रिएट, डिफ, इवेंट, एग्जीक्यूट, एक्सपोर्ट, हिस्ट्री, इमेज, इंपोर्ट। तो देयर आर लॉट्स ऑफ कमांड अवेलेबल हियर। तो हम एक एक करके कुछ कमांड जो हमारे लिए यूज में है, जितना पार्ट हम कवर करेंगे उतने पार्ट में जितनी कमांड्स हमारे काम में आएंगी, हम वो सारी कमांड्स को स्टडी करेंगे। तो डोकर इंस्टॉलेशन हमने कर लिया था। फिर हमने देखा था कि डोकर जो होस्ट है हमारा, जिसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, मैं एक फिर से डायग्राम ड्रू कर लेता हूँ। जैसे कि इफ दिस इज माय डोकर होस्ट, ये मैंने डोकर होस्ट बना रखा है किसी AWS मशीन पे, ये मेरा डोकर होस्ट है, और इसके ऊपर मेरा डोकर इंजन चल रहा है। होस्ट इंस्टॉल्ड है ही है, डोकर इंजन भी यहाँ पे चल रहा है। अब अगर इसे कोई इमेजेस पुल करनी है किसी इमेज रजिस्ट्री सर्वर से, तो डोकर के अंदर बाय डिफॉल्ट डोकर .io, ये आपके डोकर हब की रजिस्ट्री सर्वर का यूआरएल है। किस रजिस्ट्री सर्वर का यूआरएल है? डोकर हब इमेज रजिस्ट्री सर्वर। ये यूआरएल इसके पास पहले से अवेलेबल होता है। तो अगर आपको कोई भी इमेज चाहिए तो ये बस आपका जो डोकर होस्ट है वो इंटरनेट से कनेक्टेड हो, इंटरनेट से कनेक्टेड है तो आपका रजिस्ट्री सर्वर जहां कहीं भी चल रहा होगा, डोकर हब का रजिस्ट्री सर्वर जिस भी मशीन पे चल रहा है, जैसे कि आपका इंटरनेट से कनेक्टेड है, यहाँ पे ये मेरा इंटरनेट है, और इंटरनेट पे ही मेरा क्या चल रहा है, इंटरनेट के ऊपर ही यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है डोकर हब रजिस्ट्री सर्वर। ये कहीं ना कहीं इंटरनेट पे एक मशीन रखी हुई है जहां पे आपका डोकर हब चल रहा है, यानी ये इमेज रजिस्ट्री सर्वर है।
डोकर हब पे सारी इमेजेस यहीं पे रखी हुई है। तो इस आपके डोकर होस्ट के पास में इमेज रजिस्ट्री सर्वर का यूआरएल है, पहले से अवेलेबल है, आपको कोई यूआरएल डालने की जरूरत नहीं है। डोकर हब का रजिस्ट्री सर्वर का यूआरएल पहले से आपके पास है। हाँ, अगर आप कोई दूसरा रजिस्ट्री सर्वर यूज करना चाहते हो पुल करने के लिए, तो आपको उसका यूआरएल डालना पड़ेगा इमेज पुल करते हुए, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम डोकर हब रजिस्ट्री सर्वर को ही यूज कर रहे हैं, जहां पे हमारी इमेजेस रखी हुई हैं। और इस डोकर हब को देखने के लिए हमारे पास दो मेथड है। सबसे पहला है ग्राफिकल मेथड, हम ग्राफिकल से देख सकते हैं। इसका हमें वेब पोर्टल मिला हुआ है डोकर हब, ये इसका वेब पोर्टल है डोकर हब रजिस्ट्री सर्वर का, जहां से आप उसको ग्राफिकली देख सकते हो, ग्राफिकली मैनेज कर सकते हो। ये सारी इमेजेस हैं जो वहां पे रखी हुई हैं। इन इमेजेस के बारे में हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था। सेकंड ये है कि अगर मेरा डोकर होस्ट पे मैं कमांड लाइन से देखना चाहता हूँ कि वहां पे मुझे कोई इमेज सर्च करनी है, मुझे डोकर हब के ऊपर कोई इमेज सर्च करनी है यूजिंग द कमांड लाइन। कमांड लाइन से कैसे देख सकते हैं? तो मैं डोकर होस्ट पे लॉगिन हूं, मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ डोकर सर्च एनजिनिक्स, कि मुझे एक एनजिनिक्स की इमेज देखनी है। तो ये सर्च कमांड क्या करेगी, इसके पास जो बाय डिफॉल्ट जिस रजिस्ट्री सर्वर का यूआरएल होगा उस रजिस्ट्री सर्वर पे जाएगा, एनजिनिक्स नाम से जितनी भी इमेजेस हैं वो देखेगा और आपको कमांड लाइन पे शो कर देगा। मैं एंटर करता हूँ तो ये देखो, ये उसने क्या किया, ये वहां पे डोकर रजिस्ट्री सर्वर पे गया, देखो डोकर आईओ पे गया है, और डोकर आईओ पे जितनी भी एनजिनिक्स के नेम से जितनी भी इमेजेस थी वो सारी इमेजेस उसने आपको लिस्ट कर दी। अगर आप उसको देखना चाहते हो तो पाइपलाइन लेस यूज कर लेता हूँ मैं इसका आउटपुट अच्छे से देखने के लिए। तो ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा है। तो अब बात आती है कि एनजिनिक्स की इतनी सारी इमेजेस हैं, हमें कौन सी इमेज यूज करनी चाहिए। मेन तो वही है ना, अगर मैं ग्राफिकली सर्च करना चाहता हूँ तो ऐसे सर्च कर लूंगा, मुझे एनजिनिक्स की इमेज यूज करनी है जिसमें एनजिनिक्स सर्वर मिलेगा। जिस इमेज को जब मैं रन करूंगा तो जो कंटेनर सेटअप होगा उस कंटेनर के अंदर मुझे एनजिनिक्स सर्वर पहले से सेटअप होकर के मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एनजिनिक्स की देखो कितनी सारी इमेजेस हैं आपके पास। अब इन इमेजेस में से मुझे कौन सी इमेज यूज करनी चाहिए, ये आपका ग्राफिकल मेथड था, वो कमांड लाइन मेथड। अब इन इमेज में से आपको कौन सी इमेज यूज करनी चाहिए? तो देखो, एक होता है ऑफिशियल इमेज। ऑफिशियल इमेज यानी कि दोज इमेजेस आर बिल्ड बाय द डोकर कम्युनिटी यूजर्स, यानी डोकर कम्युनिटी के ही मेंबर्स ने उस इमेज को बनाया है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, ऑफिशियल इमेज। तो अगर इस इमेज को यूज करते हुए आपको कोई लॉस हुआ, आपका डेटा लॉस हो गया, या फिर आपका सिस्टम करप्ट हो गया, कुछ भी हो जाता है इस इमेज से, अगर आपके सिस्टम को कोई आपका सिस्टम अनहेल्दी होता है, तो आप डोगर कम्युनिटी को बोल सकते हो कि मैंने आपकी ऑफिशियल इमेज यूज किया था जिससे मेरे सिस्टम में ये प्रॉब्लम आए। तो या तो डोगर कम्युनिटी उसको रिजोल्व करेगा, ठीक है, या फिर आप उस पर केस भी कर सकते हो अगर आपको कोई हैवी लॉस होता है। फिर ऐसी इमेजेस भी हैं जिनके आगे कोई ऑफिशियल मार्क नहीं है, कोई ऐसा मार्क नहीं है कि वेरीफाइड बाय डोकर कम्युनिटी, ये इमेज डोकर कम्युनिटी ने वेरीफाई करके दी है। तो ऐसी इमेजेस, ये सारी इमेजेस किसी न किसी थर्ड पार्टी यूजर्स ने डाली हुई है। ऐसी इमेजेस को यूज करने आपके ऊपर है, या आपके ऊपर है रिस्की भी हो सकता है, ठीक है। या आपके ऊपर है, आप इनको यूज करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते, क्योंकि ये थर्ड पार्टी ने डाली हुई है और अभी तक डोकर सर्टिफाइड इमेज नहीं है। ये डोकर ने सर्टिफाइड नहीं किया इस इमेज को, क्योंकि ये इमेज किसी पब्लिक यूजर ने डाली है, उसने अभी तक डोकर के पास इसको सर्टिफाइड करने के लिए भेजा ही नहीं है। इसने बस डोकर हब रजिस्ट्री सर्वर पर डाल दिया है पब्लिकली। कोई भी पब्लिक मेंबर इसको यूज कर सकता है, तो इसको यूज करना आप कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि लॉस ही होगा, बट आपके ऊपर है, रिस्क आपका है, ठीक है। एक होता है वेरीफाइड इमेज, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई इमेज सर्च करता हूँ, एचटीटीपी की ऑफिशियल इमेज ही दिख रही है मुझे, मैं कोई और इमेज सर्च कर लेता हूँ, जैसे कि माई सिक्वल सर्च कर लेता है, इसमें मुझे माई सिक्वल पहले से नहीं है। ये देखो, वेरीफाइड पब्लिशर, डोकर सर्टिफाइड, यानी कि ये इमेज किसी थर्ड पार्टी ने डाली है, बट इसको डोकर ने सर्टिफाइड, इसके ऊपर डोकर ने अपना स्टैंप लगा दिया कि ये इमेज सिक्योर है, आप इसको यूज कर सकते हो, आपको कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी इमेजेस आप यूज कर सकते हो अपने पर्पज से, जैसा आप यूज करना चाहते हो। तो आपको मोस्टली जितनी एप्लीकेशंस मार्केट में है, हर एप्लीकेशन की इमेज आपको मिल जाएगी।
मार्केट में जितनी भी पॉपुलर एप्लीकेशन चल रही हैं, पॉपुलर हो या फिर ना हो, आपको सभी की इमेज अवेलेबल मिल जाती है। ठीक है, या तो आपको पे करके लेना पड़ेगा या फ्री फ्री भी मिल जाती है मोस्टली इमेजेस। ठीक है, तो ये काम आप कर सकते हो। या फिर इमेजेस आप नहीं जानते बनाना, तो आप किसी न किसी डॉकर इंजीनियर को हायर कर सकते हो जो जो इमेजेस को बना सकता है। सो ये सिंपल से एक्टिविटी है। अब आपको कोई इमेज पुल करनी है, तो इमेज कैसे पुल करोगे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ऑफिशियल मार्क आता है ओके, कि ये जो इमेज है ये ऑफिशियली ओके है। तो जो जो इमेज ऑफिशियली ओके होगी, आपको उसी इमेज को यूज करना है। फिर उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया है कि उस इमेज को उस इमेज को जब आप यूज करोगे तो आपको क्या मिलेगा। ये कह रहा है ऑफिशियली बिल्ड ऑफ एनजिनिक्स, यानी एनजिनिक्स सर्वर आपको इस इमेज में पहले से मिल जाएगा। यहाँ पे देखो, कंटेनर रनिंग एनजिनिक्स प्लस पीएचपी एफपीएम कैपेबल, यानी कि इस इमेज से अगर आप कंटेनर बनाओगे तो उसके अंदर आपको एनजिनिक्स भी मिलेगा और पीएचपी एफपीएम भी डला हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये अलग अलग इमेजेस बना रखी हैं, तो आप इनको अपने पर्पज से यूज कर सकते हो जैसा आप यूज करना चाहते हो। अब बात आती है कि मैं किसी इमेज को कैसे पुल कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे देखना है कि मेरे फाइल सिस्टम में कौन सी इमेजेस रखी हुई हैं पहले से। तो मेरे इमेज फाइल सिस्टम में फिलहाल सिर्फ एक इमेज अवेलेबल है, एचटीटीपी। मुझे एक इमेज और पुल करनी है, डोकर पुल इमेज का नाम दे दो एचटीटीपी। तो ये नाम दोगे तो आपकी इस इमेज को पुल कर लाएगा। लेकिन अब आपके सामने क्वेरी ये आएगी कि मैं एचटीटीपी, एक सेकेंड, कि मैं एचटीटीपी का नाम देकर के एचटीटीपी की इमेज को पुल कर लूंगा। इट्स वेरी सिंपल टू पुल। या फिर एनजिनिक्स का मैं नाम दे देता हूँ। मेरी एनजिनिक्स की इमेज क्या हो चुकी है, पुल हो चुकी है। आपकी एनजिनिक्स की इमेज क्या हो गई है, पुल हो चुकी है। उसका लेटेस्ट, क्योंकि आपने कोई टैग तो स्पेसिफाई किया नहीं था, तो क्या पुल हुआ होगा, लेटेस्ट टैग पुल हुआ होगा, सबसे लेटेस्ट टैग। अब जब इमेज बनती है ना, तो ये लेयर्ड स्ट्रक्चर में बनती है, यानी इमेज के मोस्टली पार्ट होते हैं, पुराना वर्जन, नया वर्जन, नया वर्जन, नया वर्जन। तो कुछ इस तरह से इमेज को बिल्ड किया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपने एक इमेज बनाना स्टार्ट किया, आज आपने इमेज बनाना स्टार्ट किया, ये उसका फर्स्ट वर्जन था, V1। अब फर्स्ट वर्जन के अंदर आपने बहुत सारा डेटा डाला, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, ए फाइल डाल दी, बी फाइल डाल दी और सी फाइल डाल दी। तो इसके थोड़ा में सा इसके इसके बारे में, इसका कॉन्सेप्ट हम थोड़ा बड़ा पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपने पहला वर्जन बिल्ड किया जिसके अंदर कुछ डेटा था, जैसे कि आपने एचटीटीपी डाल दिया, उसको कोई फाइल डाल दिया, जो भी है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, एबीसी। यहाँ पे 3 फाइलें रखी हुई है। अब इन फ्यूचर आपको लगा कि इसका वर्जन क्या करना चाहिए, मुझे चेंज इसका इसमें मुझे मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, तो आपने इसी इमेज का नया वर्जन बनाया, और नए वर्जन में भी आपको पुराना डेटा चाहिए था। सपोज करो नए वर्जन में आपको ए और बी फाइल चाहिए थी, सी फाइल नहीं चाहिए थी। तो ये जो नया वर्जन बनता है ना, जो नया वर्जन बनेगा आपका, जो नया वर्जन बनेगा, वो लेयर बनती है एक्चुअली। यहाँ पे क्या होगा, नए वर्जन के अंदर आपको ए और बी फाइल चाहिए थी, तो ए और बी फाइल को कहां से पिक करेगा ये नया वर्जन, ये पुराने वाले से पिक करेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो भी एक्स्ट्रा चीजें चाहिए थी वो आपने इसमें डाल दी। हेलो, यस। बिना अगर डॉकर इंस्टॉल किए हम डॉकर जो हब है जो सर्वर, उसको यूज नहीं कर पाएंगे ना? हाँ, बिना डॉकर इंस्टॉल किए आप कैसे कर सकते हो? डॉकर अच्छा, तो वही। इंस्टॉल करना पड़ेगा ना। हाँ, ठीक। तो देखो, एक्स वाई जेड यहाँ पे आपने डाल दिया, और ए और बी चाहिए था, तो ए और बी वर्जन 2 कहां से उठा रहा है, पुरानी वाली लेयर से उठा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपका आपकी इमेज की साइज बढ़ेगी नहीं कभी, इमेज की साइज कभी भी इंक्रीज नहीं होगी। ये इससे बेनिफिट मिलता है, क्योंकि अगर ए बी पहले से आपकी पुरानी पुरानी लेयर में डला हुआ है, तो आप ए और बी वापस नए वर्जन में डालोगे तो साइज तो इंक्रीज होती जाएगी ना। तो साइज इंक्रीज ना हो, आपकी इमेज की साइज ना बढ़े, इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, रेफरेंस डाल देते हैं कि तुम्हें जो भी डेटा चाहिए तुम इस लेयर से उठा सकते हो, पुरानी वाली लेयर से। तो यहाँ पे देखो,
जब हमने कोई कमांड फायर की तो इसने देखो ये क्या बोल रहा है, ऑलरेडी एग्जिस्ट नाम का एक इसने स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे। ऑलरेडी एग्जिस्ट मतलब क्या था कि आपके पास एक एचटीटीपीडी नाम की इमेज पहले से थी और आपने एनजिनिक्स नाम की इमेज पुल की। तो एनजिनिक्स इमेज को जब पुल किया तो ये जो स्टेटमेंट जो इसको चाहिए था ये पहले से उसको एचटीटीपीडी में मिल गया, तो उसने वहां से पिक कर लिया और बाकी जो नहीं था वो उसने क्या कर लिया, वो चेंजेस उसने क्या कर लिया, पुल कर लिए। यानी इससे आपका बेनिफिट होता है। डोकर देखो कितना स्मार्टली पीछे मैनेज कर रहा है, यानी कि जो डेटा जिस इमेज को चाहिए अगर वो डेटा पहले से आपके इमेज फाइल सिस्टम में है तो उसको कभी पुल करेगा ही नहीं। वो कह देगा कि ये डेटा मैं उसी पुरानी इसी इमेज से यूज कर लूंगा, ठीक है, और बाकी जो भी चेंजेस नहीं होंगे उनको क्या करके ले आएगा, पुल करके लेके आएगा। सो कितना स्मार्टली प्ले कर रहा है डोकर यहाँ पे, आपकी साइज को कभी इंक्रीज नहीं होने देगा। जो पहले से अगर किसी दूसरी इमेज के पास भी वो डेटा है तो उसको कह देगा कि ये डेटा मैं वहां से पिक कर लेगा। बैकएंड के अंदर एनजिनिक्स इमेज को जो ये वाली लेयर चाहिए थी, ये लेयर वो कहां से उठा लेगा, वो वहां से उठा लेगा जो एचटीटीपीडी के साथ आती है वहां से। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ डोकर कि ये बैकएंड के अंदर बड़ा स्मार्टली मैनेज करता है पीछे चीजों, ताकि आपकी साइज भी इंक्रीज ना हो। ऐसे तो आप न जाने कितनी इमेजेस पुल कर लोगे, 10-15 इमेजेस पुल कर लोगे, और 10-15 इमेजेस आपने पुल कर लिया तो मान लो कि एक इमेज को जो डेटा चाहिए था वही सेम डेटा 5 इमेज के पास रखा हुआ, तो साइज बढ़ती जाएगी ना पीछे इमेज फाइल सिस्टम। तो उस चीज को इजीली मैनेज करने के लिए बैकएंड के अंदर क्या करता है कि जो लेयर कभी भी लेयर्स की कॉपी नहीं बनने देता। एक लेयर रखी हुई है तो बाकी की इमेजेस भी उसी लेयर को यूज करेंगे अगर सबको यूज करना है तो। जैसे कि अगर मेरे पास दो इमेज थी, एक एचटीटीपीडी की इमेज थी और एक, जैसे कि ये मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ फिर से, कि ये मैंने एचटीटीपीडी की इमेज पुल किया तो इसमें बहुत सारी लेयर्स पुल हुई हैं, बहुत सारी कमिट आईडीज यहाँ पे आई हैं। तो एक लेयर इसमें ऐसी थी जिसमें ये डला हुआ था, ये मैं वही लेयर समझ लो जिसमें XYZ डला हुआ था, और बाकी के लेयर्स और भी हैं इसके पास, ठीक है। अब आपने एनजिनिक्स पुल किया, आपने क्या किया यहाँ पे, आपने एनजिनिक्स की इमेज को पुल किया, ये मैंने एनजिनिक्स की इमेज को पुल किया। अब एनजिनिक्स इमेज के पास भी वही लेयर कॉमन है, यानी XYZ लेयर भी इसको चाहिए, तो एनजिनिक्स के पास रखी हुई थी, तो एनजिनिक्स क्या करेगा, XYZ को पुल करेगा। लेकिन XYZ को पुल करने से क्या होगा, एनजिनिक्स के पास भी XYZ आ गया, एचटीटीपीडी के पास भी XYZ आ गया, साइज क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। आपके इमेज फाइल सिस्टम की बैकएंड में स्टोरेज क्या बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो इससे डोकर इसको स्मार्टली कैसे मैनेज करता है कि अगर मान लो कि कोई इमेज आप पुल कर रहे हो, उसको कोई ऐसी लेयर चाहिए थी जो पहले से इमेज फाइल सिस्टम में अवेलेबल है, तो वो क्या करेगा, वो उसको पुल करने नहीं देगा, वो कहेगा कि आपको अगर वो डेटा चाहिए तो आप वहां से यूज करो, आपको अगर वो डेटा चाहिए तो आप वहां से यूज कर लो, आपकी वो जो लेयर है वो पहले से मेरे पास अवेलेबल है, पहले से किसी दूसरी इमेज के पास या फिर इसके पुराना वर्जन के पास कोई भी जो भी मैंने पुल कर रखे हैं उनमें से पहले से अवेलेबल, आप वहां से यूज कर। तो क्या हुआ कि उसकी कॉपी नहीं बनने दिया, तो जितना डेटा आपके पास इमेज फाइल सिस्टम में सारा सेपरेटेड है। तो ये बेनिफिट है डोकर का, पीछे बैकएंड में बड़े ही स्मार्टली प्ले करता है इस चीज के साथ। ये चीज क्लियर हुई आप लोगों के? हाँ हाँ। तो यहाँ पे मैं यही इसलिए समझाना चाह रहा था क्योंकि हमारे सामने अभी एक स्टेटमेंट आया ऑलरेडी एग्जिस्ट, और बाकियों में स्टेटमेंट आया पुल पुल पुल। तो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट क्यों आया, क्योंकि इसको जो ये वाली कमिट चाहिए थी, ये वाली जो लेयर चाहिए थी, वो पहले से लेयर सिस्टम में कहीं ना कहीं आपके इमेज फाइल सिस्टम में कहीं ना कहीं ये लेयर पहले से अवेलेबल थी, इसीलिए उसको किसने पुल नहीं करने दिया, वो बोल रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी। तो कैसे पुल करोगे इमेज को वो हमने देख लिया है यहाँ पे कि इमेज को कैसे पुल किया जाए। लेकिन अब हमारे सामने एक क्वेरी आता है कि एचटीटीपीडी में मान लो कि मुझे ये वाली इमेज पुल करनी है, तो इसको कैसे पुल करूंगा, इसका तो नाम ही एचटीटीपीडी नहीं है, इसका तो मैंने सीधा नाम देके पुल कर लिया है इसको एचटीटीपीडी। लेकिन ये भी पब्लिक इमेज, ये भी मुझे फ्रीली मिल रही है क्योंकि एक्सप्लोर बटन के अंदर जितनी भी इमेजेस हैं वो सारी पब्लिक है, सारी फ्री। मुझे ये वाली इमेज पुल करनी हो तो कैसे पुल करूंगा, इफ आई वांट टू पुल दिस इमेज, तो इस इमेज को कैसे पुल किया जाए, तो इसका पूरा नाम आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। डोकर पुल
अगर आपको कोई दूसरी इमेज पुल करनी है तो आपको यहाँ पे उसका पूरा नाम यूज करना पड़ेगा। इस तरह से वो इमेज को क्या करेगा, पुल करेगा। समझे आप? यहाँ तक की चीजें क्लियर हैं? तो अगर आपको कोई ऐसी इमेज पुल करनी है जिसका नाम कुछ इस तरह से हो स्लैश लग करके, तो आपको पूरा नाम यूज करना पड़ेगा, जिससे और आपको अगर डिफरेंट वर्जन डाल मतलब पुल करना होगा देन हम लोग को टैग डालना पड़ेगा, टैग करेक्ट? डालना पड़ेगा, कॉलम दे करके आपको टैग देना पड़ेगा। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे इमेजेस आ चुकी हैं, कुछ डॉकर इमेजेस, मैंने 3 इमेजेस पुल कर ली हैं और मुझे इन इमेजेस को हटाना है। तो देखो यहाँ पे इमेज आ रही है, रेपोजिटरी कौन सी रेपोजिटरी से लिया गया, इमेज का नाम क्या था, टैग कौन सा पुल हुआ है, ये इमेज की आईडी है, कब लास्ट बार ये इमेज क्रिएट की गई थी रजिस्ट्री सर्वर पे, इनकी साइज कितनी है। मुझे कोई इमेज रिमूव करनी है मेरे फाइल सिस्टम से, कैसे रिमूव कर सकते हो, डॉकर RMI रिमूव इमेज RMI, और आगे या तो फिर आप इमेज का नाम दे दो या फिर इमेज की इमेज आईडी दे दो, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो इमेज को रिमूव करने। मैं यहाँ पे इमेज की आईडी यूज कर रहा हूँ। तो या तो आप उसका नाम दे सकते हो, HTTPD को रिमूव करना है, जिनिस को रिमूव करना है, ये वाली को रिमूव करना है, या तो आप उसका नाम दे दो, या फिर आप क्या यूज कर लो, उसकी इमेज आईडी यूज कर लो, तो आपको रिमूव कर दे। मुझे एक और को रिमूव करना था, मुझे मैंने अभी HTTPD को हटाया, अभी मुझे हटाना है Nginx। तो मैं आपको दोनों तरीके से दिखा देता हूँ इमेज को रिमूव कैसे करोगे। तो नाम से भी रिमूव कर सकते हो। अभी मुझे एक और को रिमूव करना है, उसकी मैं आईडी फिर से यूज कर लेता हूँ। आईडी यूज करो या फिर उसका नेम यूज करो, आप कुछ भी कर सकते हो, दैट्स डिपेंड ऑन यू। मैंने सारी इमेजेस रिमूव कर दी हैं। अब देखो डॉकर इमेजेस, आपके फाइल सिस्टम में अब कोई भी इमेज नहीं है। इस तरह से अगर आपने कोई इमेज डाउनलोड आपके सिस्टम में, आपके डॉकर फाइल सिस्टम में अगर आप पुल करके लेके आए हो इमेज फाइल सिस्टम में, तो वहां से आप हटा भी सकते हो। तो मैंने यहाँ से क्या कर दिया, इमेजेस को हटा दिया। एक ही बार मल्टीपल कर सकते हैं क्या, मतलब एक ही टाइम पे एक ही बार में सारी इमेजेस कर सकते हो। वहां पे थोड़ा स्क्रिप्टिंग सेंस आपको यूज करना पड़ेगा, थोड़ा सा अच्छा। स्क्रिप्टिंग की एक टर्म है, वो यूज करना पड़ेगा। वो मैं आपको दिखा दूंगा कि एक साथ में सारी इमेजेस कैसे रिमूव की जाए। ठीक। अब मान लो कि आपको MySQL की इमेज पुल करनी थी, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ MySQL की ऑफिशियल इमेज पे, तो ये मुझे दिखा रहा है यहाँ पे इसकी पूरी इंफॉर्मेशन, किसके पास अलग अलग वर्जन है, 8 वर्जन है, 8 पॉइंट है, लेटेस्ट है। अगर टैग नहीं दोगे तो लेटेस्ट पुल करेगा। मुझे इसका 5 वर्जन पुल करना था, 5.7। आपको कोई स्पेसिफिक वर्जन पुल करना है, डॉकर पुल MySQL 5.6, ये मुझे वर्जन पुल करना है। आपको कोई स्पेसिफिक टैग का कोई स्पेसिफिक वर्जन पुल करना हो तो आपको टैग स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो आपके पास इमेज आ चुकी है, डॉकर इमेजेस, तो 5.6 टैग की आपके पास इमेज आ चुकी है। क्लियर है? अब मैं देखो डॉकर पुल मैं फिर से पुल करता हूं, MySQL को पुल कर रहा हूं, लेकिन इस बार ये क्या करेगा, लेटेस्ट टैग की इमेज को पुल करके लेके आएगा। लेटेस्ट टैग की इमेज को क्या कर रहा है, फिलहाल पुल कर रहा है। तो आपके पास अलग अलग वर्जन की इमेज आप पुल कर सकते हो। जैसे MySQL का 2-3-4 वर्जन आप एक साथ पुल करके लेके आ सकते हो आपके पास। ये MySQL का लेटेस्ट वर्जन भी है और 5.6 वर्जन। यहाँ तक क्लियर हो गया है सब कुछ? हाँ क्लियर है। क्लियर है। तो ये हो गया इमेज पुल करने का कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट एक और बात आती है कि मेरे पास अब डिपेंड करता है कि मान लो कि
अब मेरे कोई एप्लीकेशन थी, कोई एप्लीकेशन है जो विंडोज बेस्ड है, ये कुछ इमेज के कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आपको, वो चीजें समझना जरूरी है। कोई एप्लीकेशन है जो विंडोज बेस्ड है, एक एप्लीकेशन है जो लिनक्स बेस्ड है, यानी कि हम देखते हैं ना किसी एप्लीकेशन को चलाने के लिए लिनक्स अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए कि विंडोज अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, ये चीजें तो हम लोग देखते हैं। एक एप्लीकेशन है जो लिनक्स बेस्ड है, लिनक्स के किसी फ्लेवर पे बनी है, जैसे कि उबंटू पे बनी हो या फिर सेंटोस पे बनी हो, कोई भी फ्लेवर पे बनी हो, एक एप्लीकेशन है जो लिनक्स बेस्ड है। अब क्वेरी आती है कि उस एप्लीकेशन की एक इमेज बना दी गई, विंडोज एप्लीकेशन बेस्ड की एक इमेज बनाएगी। तो मैंने क्या कहा था, अब एप्लीकेशन को मिनिमम ऑपरेटिंग सिस्टम की भी कुछ फंक्शनलिटी रिक्वायरमेंट होती है, तो आपकी इमेज के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम की, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनलिटी मिलेगी उस इमेज, विंडोज की। एप्लीकेशन जो थी लाइनक्स बेस्ड थी, उसकी जो इमेज है उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कुछ फंक्शनलिटी आपको रिक्वायरमेंट थी, जैसे कि सीडी कमांड से डायरेक्टरी चेंज करना, एलएस कमांड हो गया, सर्विस स्टार्ट करने के लिए कमांड हो गई, तो जो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनलिटी थी वो किसकी मिलेगी आपको, लाइनक्स की मिलेगी इस इमेज के अंदर। तो अब बात आती है कि जो एप्लीकेशन विंडोज बेस्ड थी उसकी जो इमेज मेरे पास है, क्या मैं उस इमेज से कंटेनर ऐसे डॉकर होस्ट पे बना सकता हूं जो डॉकर होस्ट अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स पे बना हो। यानी अगर अगर आपने सेंटोस डॉकर होस्ट बना रखा है, सेंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डॉकर इंजन डाल रखा है, रैल ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डॉकर इंजन डाल रखा है, या फिर उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डॉकर इंजन डाल रखा है, यानी आपका डॉकर होस्ट अगर लाइनक्स बेस्ड है, तो क्या मैं उसके ऊपर विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन की इमेज से कंटेनर बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा। तो यहाँ पे सिंपल सा केस है, नहीं बना सकते। अगर आपकी कोई एप्लीकेशन, अगर आपके पास कोई ऐसी इमेज है जो इमेज में जो एप्लीकेशन आपकी डली हुई है, या फिर उस इमेज के अंदर जो बेस ओएस फंक्शनलिटीज हैं वो विंडोज की हैं, तो उस इमेज को आप ऐसे डॉकर होस्ट पे नहीं डाल सकते जो डॉकर होस्ट आपका लाइनक्स बेस्ड हो। अगर ऐसी इमेज को, आपको ऐसी इमेज से कंटेनर सेटअप करना है तो आपको कौन सा डॉकर होस्ट चाहिएगा, आपको विंडोज बेस्ड डॉकर होस्ट चाहिए। तो आप क्या करोगे उस केस में, एक डॉकर होस्ट और सेटअप करोगे जिसमें विंडोज होगा और उसके ऊपर आपका डॉकर इंजन चल रहा हो। तो ऐसी इमेजेस को, जो इमेजेस विंडोज बेस्ड हैं, उन इमेजेस को आप, उन इमेजेस को कहां यूज कर पाओगे, ऐसे डॉकर होस्ट के ऊपर जो डॉकर होस्ट अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज यूज कर रहा है। बाकी ऐसी एप्लीकेशंस जो लाइनक्स के किसी भी फ्लेवर पे चल सकती हैं, जैसे कि उबंटू बेस्ड हो गई, या फिर सेंटोस बेस्ड हो गई, या फिर रैल बेस्ड हो गई, उन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम की जो उन सभी एप्लीकेशंस की जो इमेजेस हैं वो आप लाइनक्स के किसी भी फ्लेवर पे डाल सकते हो। जैसे कि मेरे पास जो इमेज था, जो उस इमेज के अंदर जो एप्लीकेशन है वो उबंटू बेस्ड है, यानी कि उस इमेज के अंदर जो एप्लीकेशन थी वो उबंटू बेस्ड थी। अब मेरे माइंड में क्वेरी आएगी, क्या मैं इस इमेज को ऐसे डॉकर होस्ट पे चला सकता हूं जो डॉकर होस्ट मेरा सेंटोस का है। तो आप चला सकते हो, क्योंकि सबकी कर्नल तो एक ही है ना, लाइनक्स के जितने भी फ्लेवर्स हैं सभी की कर्नल क्या है, एक ही है। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम से फर्क नहीं पड़ता, फर्क किससे पड़ता है, कर्नल, कर्नल एक होनी चाहिए। अब आपकी जो भी इमेज यूज कर रहे हो, चाहे उबंटू, चाहे उसमें उबंटू की फंक्शनलिटी थी, या फिर उस आप ऐसी इमेज यूज कर रहे हो जिसकी जो एप्लीकेशन आपकी काली बेस्ड है या फिर एंड्रॉइड बेस्ड एप्लीकेशन है, तो उन सारी इमेजेस को आप ऐसे डॉकर होस्ट पे चला सकते हो जो सेंटोस है, रैल है, लाइनक्स का कोई भी फ्लेवर हो, फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि सभी का अंडरलाइन, सभी के लिए अंडरलाइन कर्नल तो सेम थी ना, कर्नल तो लाइनक्स है, लाइनक्स कर्नल तो सभी फ्लेवर्स को समझ सकती है, क्योंकि वो सारी की सारी किस पे बनी हुई है, लाइनक्स पे बनी। सभी का कर्नल कौन सा होता है, लाइनक्स होता है। लाइनक्स। ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों के। हाँ जी। इन चीजों का ध्यान रखना है। अब आप ये पूछोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी इमेज में विंडोज पे चल सकती है, कौन सी इमेज
जो है, जैसे कि ये इमेज है माई सिक्वल की, तो इसमें माई सिक्वल जो है वो विंडोज पे बनी हुई होगी या फिर लिनक्स पे बनी हुई होगी, कैसे पता करेंगे? तो नीचे देखो, नीचे लिखा हुआ है लाइनेक्स, तो आप इसको लाइनेक्स के किसी भी फ्लेवर पे डाल सकते हो। आपका डोकर होस्ट लाइनेक्स का कोई भी फ्लेवर का क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको चला सकते हो, लेकिन होना चाहिए लाइनेक्स का। आपका डोकर होस्ट का अंडरलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम किस बेस्ड होना चाहिए? लाइनेक्स बेस्ड होना चाहिए। अब मुझे तो वो इमेजेस निकालनी है जो विंडोज बेस्ड हो, तो यहाँ पे क्लिक कर दो, ये आपको दिख जाएगा। ये सारी इमेजेस वो हैं जो आप विंडोज के ऊपर, अगर आपका डोकर होस्ट चल रहा है तो उनके ऊपर आप इनको यूज कर सकते हो। जैसे कि ये वाली इमेज को मैं लाइनेक्स पे नहीं चला सकता, दिख रहा है यहाँ पे, लाइनेक्स के किसी भी फ्लेवर पे मैं इस इमेज को यूज नहीं कर सकता कंटेनर सेटअप करने के लिए। ये वाली इमेज को आप विंडोज पे भी यूज कर सकते हो। आपका डोकर होस्ट अगर विंडोज है, डोकर होस्ट अगर लाइनेक्स का कोई फ्लेवर है, तो आप दोनों जगह यूज कर सकते हो इस इमेज को। ये चीजें मैं आपको समझा रहा था ताकि आपको ध्यान रहे कि किस इमेज को किस डोकर होस्ट पे चलाना है। अगर लाइनेक्स बेस्ड कोई भी इमेज है तो आप उसको किस लाइनेक्स फ्लेवर का कोई भी डोकर होस्ट आपने बना रखा हो, किसी पे भी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। सो आई थिंक दीज थिंग्स आर क्लियर्ड टू यू। हाँ। अब यहाँ तक का इमेज कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो चुका है, तो मैं अब आगे आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट आता है इमेज में, देर आर टू टाइप्स ऑफ इमेजेस। टाइप्स ऑफ इमेजेस, फर्स्ट वन इज सर्विस इमेज, या फिर मैं कहूं बेस ओएस इमेज। सेकंड वन इज सर्विस इमेज। दो टाइप की इमेजेस होती हैं, एक होती है बेस ओएस इमेज, एक होती है सर्विस इमेज। सर्विस इमेज को अगर आप बोलो तो सिंपली आप कह सकते हो इन विच any application is running। जिसके अंदर कोई ना कोई एप्लीकेशन आपको रनिंग मिलेगी। इस इमेज से जब आप कोई कंटेनर बनाओगे तो उस कंटेनर के अंदर आपको कोई ना कोई एप्लीकेशन रनिंग मिलेगी, उस इमेज को आप क्या कहते हो? सर्विस इमेज कहते हैं। सर्विस इमेज कभी भी बेस ओएस इमेज के बिना नहीं बन सकती। इसमें मैं आपको बताता हूं, सर्विस इमेज में क्या होगा? एप्लीकेशन होगा और बेस ओएस होगा। एप्लीकेशन प्लस बेस ओएस। सर्विस इमेज को बनाने के लिए हमेशा क्या यूज किया जाता है? एप्लीकेशन होती है उसके अंदर और एक बेस ओएस होता है, दोनों चीजें। और बेस ओएस इमेज के अंदर कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ बेस ओएस होगा। यानी कि मैं इसको समझाता हूं थोड़ा इजी टर्म में। माई सिक्वल की इमेज समझ में आता है क्योंकि वो एक एप्लीकेशन है, लेकिन कोई सेंटोस की इमेज भी हो सकती है क्या? यहाँ पे मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, सेंटोस। तो ये तो मुझे सेंटोस की इमेज भी दिखा रहा है, तो क्या इसके अंदर पूरा सेंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम होगा? नहीं, इसके अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं इसके अंदर। इस इमेज को यूज किया जाता है जब आपको मैनुअली कोई सर्विस आपको खुद डालनी हो। जैसे कि मैं चाहता हूं कि मुझे एक ऐसा कंटेनर मिल जाए जिसके अंदर बेस ओएस फंक्शनलिटी हो, जिसके अंदर मैं मैनुअली जाकर के अपाचे इंस्टॉल करूं, यानी कि मैनुअली जाके मैं वहां पे एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करूंगा, उसके अंदर जो भी मुझे कोड डिप्लॉय करना होगा वो कोड मैं मैनुअली डिप्लॉय करूंगा। उसके लिए आप किसको यूज करोगे? आप बेस ओएस इमेज को यूज करोगे। ये कहते हैं बेस ओएस। इसके अंदर पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसके अंदर सिर्फ क्या है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की वो फंक्शनलिटीज हैं जिससे आप कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय कर पाओ, बस, और कुछ नहीं। तो मैं इसको दिखाता हूं आपको। मैं इस इमेज को पुल करता हूं, सेंटोस की इमेज को पुल करता हूं।
या आपने सेंटोस की इमेज पुल किया, इसकी साइज कितनी है? 215 MB। क्या 215 MB के अंदर पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है? नहीं आता ना। आपके अगर आप सेंटोस की नॉर्मल आईएसओ इमेज देखोगे तो उसकी आईएसओ इमेज की साइज 4 GB के आसपास में होती है। If I will list you, this is the image of CentOS is here. Let me see. एक सेकंड मुझे देखना पड़ेगा यहाँ पे होनी चाहिए कहीं ना कहीं। ये रही सेंटोस। इसकी साइज कितनी है? 6.64 GB। क्योंकि इसके अंदर पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा आपको। इसके अंदर आपको ग्राफिकल शेल भी मिल जाएगी, आपको जीयूआई शेल भी मिल जाएगी, यानी अनवांटेड बहुत सारी चीजें जो आपको यूज ही नहीं आती, सिर्फ एक एप्लीकेशन को चलाने के लिए आपको इतनी सारी चीजें मिल जाएंगी जो अनवांटेड है, वो सारी चीजें आपको इसमें अवेलेबल मिलेगी। यानी कि जितना भी यूजलेस डेटा है एक एप्लीकेशन को चलाने के लिए, वो सारा डेटा रिमूव करके ये इमेज रेडी की। इस इमेज के अंदर सिर्फ उतना ही डेटा होगा जिससे आप एक सिंगल एप्लीकेशन को क्या कर सको, रन कर सको। इसके अंदर कोई सर्विस स्टार्टेड नहीं मिलेगी, कोई प्रोग्राम चलता हुआ नहीं मिलेगा। आप इसके अंदर सिर्फ वही प्रोग्राम चलेंगे जो प्रोग्राम आप चलाना चाहते हो, और कुछ भी नहीं। सो दिस इज बेस ओएस इमेज। इसको मैं क्या कह रहा हूं? बेस ओएस इमेज कह रहा हूं। बिना बेस ओएस इमेज के आप कोई सर्विस इमेज नहीं बना सकते, क्योंकि अगर आपको कोई एप्लीकेशन, आपको किसी एप्लीकेशन की इमेज बनानी है तो आपको बेस ओएस फंक्शनलिटी चाहिए ना। जैसे कि मुझे एक एप्लीकेशन थी जो सेंटोस पे बनी थी, अब मुझे उस एप्लीकेशन के लिए इमेज बनानी है, तो पहले तो मैं सेंटोस की बेस इमेज यूज करूंगा जिसके अंदर ओएस की बेसिक फंक्शनलिटी हो जाएगी, फिर उसके अंदर मैं क्या करूंगा, उस एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर दूंगा। ये चीजें आपको रिक्वायर्ड है। अब कोई ऐसी एप्लीकेशन थी जो उबंटू पे बनी थी, उसके लिए मुझे उबंटू की बेस इमेज चाहिए कि उसके ऊपर मैं सर्विस डाल दूंगा, और वो सर्विस डालते ही वो क्या बन जाएगी, सर्विस इमेज बन जाएगी। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। एक होती है इमेजेस जो बेस ओएस इमेज होती है, जिनके अंदर कोई एप्लीकेशन नहीं मिलेगी, आपको कोई रन एप्लीकेशन होकर के नहीं मिलेगी, जिसके अंदर मिनिमल रिक्वायरमेंट, बहुत बहुत कम साइज होती है इसके अंदर जितना एक ओएस के अंदर जितना यूजलेस डेटा होता है सारा रिमूव हो जाता है, कुछ नहीं मिलता। एक होती है सर्विस इमेज। सर्विस इमेज के अंदर आपको एप्लीकेशन में आपको बेस ओएस मिलेगा, और साथ ही साथ उसके ऊपर जो भी एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है वो एप्लीकेशन आपको रनिंग मिलेगी। उन इमेजेस को क्या कहते हैं? हम सर्विस इमेज कहते हैं। जैसे कि अभी तक आपने जो इमेजेस देखा है, एनजिनिक्स, माईसीक्वल, आपने अपाचे देखा, तो ये सारी की सारी कौन सी इमेजेस थी? ये आपकी सर्विस इमेजेस। अब बात आती है कि हमने इमेजेस पुल तो कर लिया, अब मुझे इस इमेज से कंटेनर बनाना है, तो कंटेनर कैसे बनाया जाए? मुझे इस इमेज को यूज करते हुए आई वांट टू सेट अप अ कंटेनर, देन हाउ कैन आई सेट अप अ कंटेनर यूजिंग दिस इमेज? कैसे बना सकते हैं? तो कंटेनर सेटअप करने के लिए अब हम दोनों इमेजेस के लिए कंटेनर सेटअप करना देखेंगे कि बेस इमेज अगर हमारे पास है तो हम उससे कंटेनर कैसे बना सकते हैं, अगर हमारे पास सर्विस इमेज है तो उससे हम कैसे कंटेनर बना। सबसे पहला हम जाते हैं बेस ओएस की इमेज, क्योंकि हमारे पास बेस ओएस की इमेज अवेलेबल है। अब इससे कंटेनर कैसे बनाया जाए तो हम वो देखते हैं। तो डोकर रन, जब भी आपको किसी इमेज को रन करवाना हो, एग्जीक्यूट करवाना हो, तो आपको हमेशा क्या कमांड यूज करनी पड़ेगी? डोकर रन। फर्स्ट टाइम हमेशा यही यही यूज होगा। जब भी आपको किसी इमेज से कोई कंटेनर सेटअप करना होगा तो आपको डोकर रन कमांड ही यूज करनी। फिर यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, बेस ओएस इमेज को रन करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज होगा? आईटी, इंटरेक्शन टर्मिनल। क्योंकि बेस ओएस इमेज में कोई भी एप्लीकेशन रनिंग नहीं मिलेगी। इसमें आपको जैसे आईटी लगाओगे तो इंटरेक्शन टर्मिनल का मतलब है कि वहां पे एक शेल इनिशियलाइज करके दी जाएगी और आपको शेल में क्या करना है? लॉगिन करना है। उसके लिए मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ? इंटरेक्शन टर्मिनल यूज कर रहा हूँ, कि वहां पे एक शेल इनिशिएट होके मिलेगी, मुझे उससे इंटरेक्ट करवाना, उसमें एक टर्मिनल मुझे मिलना चाहिए। इस इमेज को रन करते एक टर्मिनल मुझे मिलना चाहिए, उस टर्मिनल से मुझे क्या करना है? इंटरेक्ट करना। ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे कंटेनर का नाम देना है, कि जो कंटेनर बनेगा उस कंटेनर का नाम क्या होगा।
तो कंटेनर का नाम मैं दे रहा हूं कि टेस्ट इज द नेम ऑफ कंटेनर। कंटेनर का नाम क्या होगा? टेस्ट। फिर कौन सी इमेज को यूज कर रहे हो कंटेनर सेटअप करने के लिए? लास्ट में क्या दोगे? इमेज का नाम दोगे, सेंटोस। आई एम यूजिंग द सेंटोस इमेज। कोई टैग अगर आपका कोई दूसरा टैग है लेटेस्ट के अलावा तो आपको टैग स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ऐसे अगर लेटेस्ट है तो आप कुछ स्पेसिफाई मत करो। तो ये आपका कंटेनर बन गया। विद इन अ सेकेंड आपने एक कंटेनर बना दिया। विद इन अ सेकेंड आपने क्या कर दिया? कंटेनर बना दिया। आप फिलहाल कहां पे हो? कंटेनर के अंदर लॉगिन कर चुके हो। आईटी ऑप्शन ने क्या किया कि इस बेस ओएस इमेज को जैसे ही रन किया गया तो एक शेल इनिशिएट हो, उस शेल के अंदर आपको उस टर्मिनल के ऊपर आपको इंटरेक्ट करवाया और आपको लॉगिन कर दिया। तो फिलहाल आप कंटेनर के अंदर हो, एक कंटेनर बन चुका है। आप कहां पे थे? आपने आपके पास एक डॉकर होस्ट था, या आपके पास डॉकर होस्ट था। इस डॉकर होस्ट के ऊपर एक कंटेनर बना यूजिंग द इमेज ऑफ सेंटोस। सेंटोस की इमेज को यूज करते हुए आपने कंटेनर बनाया और फिलहाल आप कहां लॉगिन हो? यू आर इन दिस कंटेनर। आप इस कंटेनर के अंदर लॉगिन हो चुके हो। अगर आपको वेरीफाई ही करना है तो यहां पे देखो, एलएस करो। एलएस कमांड है आपके पास, कंटेनर में एलएस कमांड मिली क्योंकि आपके पास बेस ओएस की इमेज है, यानी कुछ बेस ओएस की कुछ फंक्शनलिटीज आपके पास होंगी। बिन है, ईटीसी है, लिब है। एक्सक्यूज मी, पूरा ओएस नहीं है इसके अंदर। अगर यहाँ पे मैं सिस्टम सीटीएल कमांड चलाता हूँ ना, तो सिस्टम सीटीएल कमांड है ही नहीं, यहाँ पे नहीं मिलेगी आपको सिस्टम सीटीएल। एक्सक्यूज मी, यस, ये जो नंबर आ रहा है अपना रूट लॉगिन के बाद, ये आपके ID कंटेनर की आईडी है। अच्छा, दिस इज द आईडी ऑफ कंटेनर। तो ये सिस्टम जनरेट होगा, मतलब जैसे हम देंगे तो ऑटोमेटिक ले लेगा वो। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक इसी का डुप्लीकेट सेशन ओपन कर लेता हूँ। वहां पे मैं आपको दिखाता हूँ। एक साइड हम कंटेनर में लॉगिन है, एक साइड हम ओएस में लॉगिन करेंगे। यहाँ पे मैं ओएस में हूँ और वहां पे मैं कंटेनर में हूँ। तो देखो कंटेनर में मैं कहां पे हूँ? स्लैश में। अब स्लैश में कोई फाइल बनाता हूँ, यहाँ पे लिस्ट करो, फाइल बन गई एबीसी। और यहीं पे मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के स्लैश पे देखूं तो क्या कोई फाइल है क्या एबीसी नाम की? क्या एबीसी नाम से कोई भी फाइल है स्लैश पे? नहीं है ना, क्योंकि ये फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं बनी है। ये फाइल आपने कहां बनाई है? कंटेनर के अंदर बनाई है। कंटेनर का अलग फाइल सिस्टम है। मैंने क्या कहा था? कंटेनर का सब कुछ सेपरेट होता है, उसका फाइल सिस्टम अलग है। ये कंटेनर में बनी है, कंटेनर के फाइल सिस्टम में ये फाइल क्रिएट हुई है, ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल सिस्टम में नहीं हुई है। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम में मैं कुछ बनाता हूं, टच स्लैश में XYZ। कंटेनर में देखूं स्लैश में कुछ बना है क्या? कुछ नहीं बना। XYZ नाम का कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल सिस्टम अलग है, कंटेनर का एक सेपरेट फाइल सिस्टम क्रिएट हुआ है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इंट्रोडक्शन में कि कंटेनर का सब कुछ सेपरेट होता है, आइसोलेटेड है, वो पूरे ओएस से आइसोलेटेड है, उसकी चीज सारी सेपरेट है। इस कंटेनर का फाइल सिस्टम अलग है, इस कंटेनर का नेम स्पेस अलग है, इस कंटेनर का नेटवर्क इंटरफेस कार्ड अलग है, सब कुछ आइसोलेटेड है। अगर आपको देखना है जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड। तो मैं यहां पे बता रहा था, देखो अब आपको पता करना है कि सच में कोई कंटेनर चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो डोकर पीएस नाम की एक कमांड होती है।
डॉकर प्रोसेस। ये कमांड आपको लिस्ट करती है दैट कंटेनर, आपके पास कितने कंटेनर चल रहे हैं। यहां पे आपको दिखा रही है कि आपके पास, थोड़ा इंक्रीज कर देता हूं, ये देखो कंटेनर आईडी, ये आपके कंटेनर की आईडी है। कौन सी इमेज को यूज किया गया है, ये आपका इमेज का नाम है। कौन सी कमांड उस कंटेनर में चल रही है, बिन बैश। एक सिंगल कमांड उस कंटेनर में आपको चल के मिली है। कितना टाइम हो गया, 5 मिनट हो गए। स्टेटस 5 मिनट अप हो गए। किसी भी पोर्ट पे अभी तक उसके अंदर कोई भी पोर्ट नहीं चल रहा, किसी पोर्ट से मैप नहीं है। कंटेनर का नाम क्या है, टेस्ट। तो ये कंटेनर आपके पास चल रहा है। इससे आप देख सकते हो कि आपके पास क्या चल रहा है, कंटेनर चल रहा है। आपको पता करना है कि कंटेनर के अंदर कौन सी प्रोसेस चल रही है, कंटेनर के अंदर कितनी प्रोसेस चल रही है। कैसे पता कर सकते हो, डॉकर टॉप। कौन सी कमांड होती है, डॉकर टॉप। कंटेनर का नाम दो या फिर कंटेनर की आईडी दे सकते हो। कंटेनर आईडी होती है सेपरेट, या आईडी भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो। तो डॉकर टॉप कमांड आपको बताएगी कि उस कंटेनर के अंदर कितनी प्रोसेस चल रही है। उस कंटेनर के अंदर रूट यूजर की पावर से एक प्रोसेस चल रही है, जिस प्रोसेस की आईडी, सिर्फ एक प्रोसेस उस कंटेनर के अंदर रनिंग है। देखो कंटेनर के अंदर कुछ नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं है, फायरवॉल नहीं चल रहा, कोई ग्राफिकल प्रोसेस नहीं चल रही, सिर्फ कंटेनर के अंदर क्या चल रहा है, एक सिंगल प्रोसेस चल रही है। और मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोसेस दिखाऊं तो कैसे देखोगे, पीएस कमांड होती है, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोसेस। देखो कंटेनर की प्रोसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोसेस, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या चीजें चल रही हैं, कितना डेटा है जो फालतू का है। एनाक्रोन चल रहा है आपका, एसएसएच चल रहा है, यहाँ पे यूएसआर बिन डॉकर यहाँ पे चल रहा है आपका, शेल चल रही है कितनी कितनी, यहाँ पे सूडो चला रखा है आपने। तो कितनी प्रोसेस आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में चल रही है। और कंटेनर में क्या है, कंटेनर में कुछ भी नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक सिंगल प्रोसेस कंटेनर में चल रही है, बैश। सिर्फ एक शेल चल रही है वहां पे और कुछ भी नहीं चल रहा, बाकी सारा डेटा रखा हुआ। ऑपरेटिंग सिस्टम में इस कंटेनर में जितना रिक्वायर्ड डेटा होना चाहिए सिर्फ वो डेटा रखा होगा, बाकी चल कोई प्रोग्राम नहीं रहा। कंटेनर के अंदर वही प्रोग्राम चलेगा जो प्रोग्राम आप इनिशियलाइज करो, बाकी कंटेनर में कुछ भी नहीं चलने वाला। अब सपोज करो कि एक ही शेल चल रही है जिसमें आप लॉगिन हो, और आपको पता है कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं सारी प्रोसेस बंद कर दूं तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही बंद हो जाता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी प्रोसेस बंद कर दी जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये एक शेल है। शेल से बाहर निकलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कमांड यूज करते हैं, एग्जिट। एग्जिट कमांड से हम बाहर निकलते हैं ना शेल से। तो मैंने यहाँ पे एग्जिट यूज किया, और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो क्या होगा, मैं शेल से टर्मिनेट करके, मैं उस शेल को टर्मिनेट करके मैं क्या आ गया, बाहर आ गया। अब आप देखो डॉकर टॉप, तो ये कह रहा है कि ऐसा कोई कंटेनर ही नहीं है, या फिर ऐसा कोई कंटेनर चल नहीं रहा, इज नॉट रनिंग। अगर आप डॉकर पीएस करके देखते हो तो यहाँ पे आपको कंटेनर लिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि कंटेनर में एक ही प्रोसेस चल रही थी, वो भी आपने क्या कर दी, बंद कर दी। तो कंटेनर कहां से चलेगा, कंटेनर तो क्या हो गया, बंद हो गया। कंटेनर कहां चलेगा, तो डॉकर पीएस कमांड आपको सिर्फ रनिंग कंटेनर दिखाती है। डॉकर टॉप कमांड आपको क्या दिखाती है, किसी भी कंटेनर के अंदर कितनी प्रोसेस वहां पे चल रही है वो आपको शो करता है। अगर आपको देखना है कि कितने कंटेनर ऐसे हैं जो पॉज हो चुके हैं, हाइफन ए, पूरी इंफॉर्मेशन देखना चाहते हो, तो ये आपको बता रहा है कि आपका एक कंटेनर है, सेंटोस इमेज से बना है, बिन बैश, उसमें कमांड से वो उस कंटेनर को चलने के लिए एक ही कमांड चली थी, बिन बैश, और वो एक्साइटेड स्टेट में जा चुका है। 53 सेकंड हुए हैं एक्साइटेड स्टेट में, यानी कि इस कंटेनर के अंदर एक प्रोसेस चल रही थी, वो प्रोसेस भी क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। तो अब ये प्रोसेस, ये कंटेनर भी क्या हो गया, बंद हो गया। समझे? हाँ जी, यहां तक क्लियर है? हाँ इरशाद, हाँ इरशाद, क्लियर है। बैकग्राउंड में मतलब जैसे कि सेंटोस वाला जो हम लोग स्टार्ट किया, बैकग्राउंड प्रोसेस हम लोग उसमें एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं क्या कुछ? नहीं,
अब देखो, अब ये कंटेनर बंद हो गया तो अब आप इसके अंदर प्रोसेस कैसे चलाओगे? प्रोसेस चलाने के लिए क्या चाहिए थी? शेल चाहिए थी। अब तो शेल तो आप बंद कर दिए, समझे? आपको अगर अब इसके अंदर कोई प्रोसेस चलानी हो तो चलाओगे कैसे? उसके लिए आपको शेल चाहिए थी, और वो शेल जो आपको इनिशियली में मिली थी वो तो आप बंद कर दिया। शेल को तो आप खत्म करके आ गए ना, एक ही तो प्रोसेस चल रही थी, शेल चल रही थी। अगर आपको कोई नई प्रोसेस चलानी हो तो क्या करना पड़ेगा? शेल पे जाके कोई कमांड फायर करनी पड़ेगी जिससे कोई नई प्रोसेस चले। लेकिन आपने तो एक सिंगल प्रोसेस चल रही थी वो भी खत्म कर दिया उसके अंदर, तो अब आप कंटेनर में जा ही नहीं सकते। तो अब इस कंटेनर का कोई फायदा नहीं है, इस कंटेनर को आपको बंद ही करना पड़ेगा। डॉकर आरएम, और कंटेनर का नाम दो या फिर कंटेनर की आईडी। आपका कंटेनर डिस्ट्रॉय हो चुका। फॉर डिस्ट्रॉइंग द कंटेनर यू हैव टू यूज द आरएम कमांड। अब आपका कंटेनर क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर बेस ओएस से आप कोई कंटेनर, देखो मैं वापस से क्या कर रहा हूं, आई एम क्रिएटिंग अ कंटेनर अगेन यूजिंग द CentOS इमेज। टेस्ट नाम का कंटेनर बना रहा हूं क्योंकि टेस्ट नाम का कंटेनर अब कोई है नहीं, सेम नाम से आप दो कंटेनर नहीं बना सकते। मैंने टेस्ट नाम का कंटेनर हटा दिया, अब बन जाएगा। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो इंटरेक्शन टर्मिनल में मैं रन कर रहा हूं, बेस ओएस इमेज है तो ऑब्वियस सी बात है डायरेक्ट शेल मिलेगी और इसमें लॉगिन कर जाऊंगा। अब यहां से अगर एग्जिट करके बाहर आ गए, अगर यहां से एग्जिट करके बाहर आ गए तो आपका कंटेनर फिर से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एक प्रोसेस चल रही है, इसको टर्मिनेट करके आप बाहर आ गए। एक्सक्यूज मी, यस, एक बार एग्जिट करने के बाद फिर मतलब वो डिस्टर्ब रहता है? क्या हुआ? एक बार एग्जिट करके बाहर आ गए हम इसके, हाँ हाँ अभी कंटेनर में चले गए, हम एग्जिट कमांड चलाए, बाहर आ गए, हाँ हाँ। फिर से रीलॉगिन नहीं कर सकते हैं क्या? मतलब वो डिस्टर्ब हो गया, नहीं खत्म नहीं हो नहीं, गया? वही तो मैंने बताया था आपको कि उसमें एक ही प्रोसेस चल रही थी, कंटेनर में एक शेल चल रही थी। अच्छा, इस हाँ शेल को हाँ आप खत्म करके बाहर आ गए, अच्छा 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 अच्छा। तो इसके अंदर वापस शेल कैसे इनिशियलाइज करोगे? वापस शेल इनिशियलाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? कमांड चलानी पड़ती है ना। अब कमांड हाँ हाँ चलाने के लिए आपको कोई शेल मिलनी चाहिए थी, तो फर्स्ट टाइम जो आपको शेल मिली आप वो तो खत्म करके ही आ गए। हाँ हाँ हाँ, आपको अगर दोबारा से कोई शेल इसमें लेनी हो तो आप यहाँ पे बैठ के क्या करोगे? बैश कमांड चलाओगे। बैश कमांड चलाने से क्या होगा? एक शेल और मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पे अगर मैं टॉप करके देखता हूं तो मुझे एक और शेल मिल चुकी है, अब उसके अंदर दो शेल है। तो कोई कमांड चलाने के लिए तो आपको शेल चाहिए थी ना। तो अगर आप एग्जिट करके, अगर आपने एक ही शेल थी आपके पास, अगर आप उसको एग्जिट करके बाहर आ गए तो आप कोई कमांड, कोई प्रोसेस कैसे स्टार्ट करोगे? स्टार्ट ही नहीं कर सकते। इसीलिए वो कंटेनर हमारा क्या हो गया था? वेस्ट हो गया था। क्लियर? हाँ तो अब यहाँ पे देखो, मैं इस सेल पे लॉगिन कर चुका हूं। अगर मैं यहां से एग्जिट करता हूं तो मैं जो नई शेल मैंने इनिशिएट की थी मैं तो उससे बाहर आऊंगा। लेकिन अभी भी मैं कहाँ आ गया? स्टार्टिंग वाली शेल पे आ गया। देखो, अगर डॉकर टॉप करता हूं तो यहाँ पे देखो, जो मैंने नई शेल इनिशिएट की थी मैंने उसको टर्मिनेट कर दिया। अब मैं फिर से फर्स्ट शेल के ऊपर आ गया। लेकिन अब बात आती है कि मैं इस पे एग्जिट करूंगा तो मेरा कंटेनर फिर से बंद हो जाएगा। मेरा कंटेनर क्या हो जाएगा? फिर से बंद हो जाएगा। तो क्या सोल्यूशन है इस चीज का? कि अगर मैं यहाँ पे एग्जिट करके बाहर आता हूं तो मेरा तो कंटेनर फिर से क्या हो जाएगा? मेरा तो कंटेनर फिर से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कोई काम का ही नहीं रहेगा। तो कोई ऐसा तरीका बताओ कि शेल खत्म भी ना हो और मैं कंटेनर से बाहर भी आ जाऊं। ये जो फर्स्ट टाइम जो शेल इनिशिएट होके मिलती है मुझे बेस ओएस इमेज के अंदर, तो उसके अंदर मुझे मेरी फर्स्ट शेल कब टर्मिनेट भी ना हो, खत्म भी ना हो, और मैं कंटेनर से बाहर भी आ जाऊं। तो एक मेथड होता है कंट्रोल पी क्यू। कंट्रोल को होल्ड करके रखना है, फिर एक बार पी प्रेस करना है, एक बार क्यू प्रेस करना है। कंट्रोल होल्ड रहना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये रहा, कंट्रोल प्रेस करना है आपको, एक बार पी प्रेस करना है, एक बार पी प्रेस करके नहीं रखना, एक बार पी प्रेस करना है, फिर क्यू प्रेस करना, और कंट्रोल होल्ड रहना चाहिए दोनों केसेस में। जब पी दबेगा तब भी कंट्रोल वही होल्ड पे रहेगा, तब क्यू दबेगा तब भी। कंट्रोल मैंने होल्ड कर लिया, पी दबा रहा हूं, क्यू दबा रहा हूं, तो देखो
मैं बाहर आ गया, अब मुझे ऐसा फील आ रहा है कि ये शेल टर्मिनेट हो चुकी होगी, लेकिन यहाँ पे देखो ये शेल टर्मिनेट नहीं हुई है, ये डिस्ट्रॉय नहीं हुई, ये शेल अभी भी चल रही है उसके अंदर, दिख रहा है? ये शेल अभी भी उसके अंदर क्या चल रही है, रनिंग स्टेट में है, ये शेल टर्मिनेट नहीं हुई। तो ये एक सिंपल सा मेथड है कि अगर आप किसी भी शेल से बिना टर्मिनेट किए हुए शेल को बाहर आना चाहते हो तो आप क्या यूज कर सकते हो, कंट्रोल PQ वाला मेथड यूज कर सकते हो। तो मैंने ये शेल खत्म भी नहीं किया और मैं इससे बाहर भी आ गया। गॉट इट? समझ में आई ये चीज? हाँ हाँ अब आपको उसी शेल में वापस लॉगिन करना हो तो कैसे लॉगिन करोगे? जैसे मुझे वापस कंटेनर की शेल पे जाना है, कैसे जाओगे? तो उसके लिए आपके पास कमांड होती है डॉकर अटैच, और आगे कंटेनर का नाम दो या फिर कंटेनर की आईडी। तो मैंने यहाँ पे डॉकर अटैच यूज किया, टेस्ट लिखा। अटैच से क्या करेगा कि कंटेनर के, अब ये देखेगा कि इस कंटेनर के अंदर अगर कोई शेल इनिशिएट हुई थी फर्स्ट टाइम तो उस शेल से आपको फिर से क्या करवा देगा, लॉगिन करवा देगा। लेकिन अटैच कमांड तभी यूज होगी, हमेशा ध्यान रखना, अटैच कमांड तभी यूज होगी जब कंटेनर जब इनिशिएट हुआ होगा, उसके अंदर फर्स्ट टाइम कोई शेल आपको इनिशियलाइज होकर मिली होगी, तभी अटैच कमांड काम करेगी। तो मैंने जैसे ही एंटर किया तो मैं वापस शेल में क्या कर गया, लॉगिन कर गया। कंट्रोल PQ करके वापस बाहर आ जाता हूं बिना शेल को टर्मिनेट किए हुए। सो दिस इज द मेथड फ्रॉम विच यू कैन सेव योर बेस इमेज कंटेनर। बेस इमेज कंटेनर में आप कोई काम कर रहे हो, बाहर आना चाहते हो, वापस ओएस पे आना चाहते हो, तो कंट्रोल PQ करके आओ ताकि आपकी शेल टर्मिनेट ना हो, कम से कम एक प्रोसेस इनिशियलाइज रहे कंटेनर में। जब तक कंटेनर में कोई एक प्रोसेस भी चलती रहेगी कंटेनर बंद नहीं होगा, कंटेनर चलता रहेगा। लेकिन कंटेनर की अगर सारी प्रोसेस बंद हो गई तो फिर खेल खत्म। समझे? क्लियर? हाँ जी हाँ जी। तो कंटेनर जब फर्स्ट टाइम बना है तो कंटेनर बंद नहीं होना चाहिए, बिल्कुल टर्मिनेट, बिल्कुल आपका एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाना चाहिए। एक्साइटेड स्टेट में चला गया सो देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन कि आप कंटेनर को क्या करो, बंद कर दो, बस डिस्ट्रॉय कर दो। अब आपको किसी कंटेनर को स्टॉप करना हो तो स्टॉप करने के लिए कमांड होती है डॉकर स्टॉप। किसी रनिंग कंटेनर को आपको स्टॉप करना है, उसमें कोई एप्लीकेशन चल रही है, कंटेनर में कोई एप्लीकेशन चल रही है और उस एप्लीकेशन को आप रोकना चाहते हो तो कंटेनर को ही रोक दो, क्योंकि कंटेनर में है क्या, कंटेनर में तो कुछ है ही नहीं। कंटेनर में तो बस एक ही प्रोसेस चल रही है, वो एप्लीकेशन होगी या फिर शेल होगी। डॉकर स्टॉप और कंटेनर का नाम, इससे आप, इस कमांड से आप क्या कर सकते हो, किसी भी रनिंग कंटेनर को स्टॉप कर सकते हो। वापस स्टार्ट करना है तो स्टार्ट कर दो। ये कुछ कमांड्स है, डॉकर स्टॉप, स्टार्ट, इनसे आप अपने कंटेनर्स को मैनेज कर सकते हो, उनको स्टार्ट करना, उनको स्टॉप करना। अब नेक्स्ट एक और कमांड है डॉकर एग्जीक्यूट। ये कमांड किस लिए काम में आ रही है? आप कंटेनर में नहीं जाना चाहते, आप बाहर बैठे बैठे कंटेनर के अंदर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, तो कैसे करोगे? उसके लिए आपको डॉकर एग्जीक्यूट को यूज करना पड़ेगा। लेकिन एग्जीक्यूट कमांड से आप तभी अंदर कंटेनर के अंदर कोई कमांड फायर कर पाओगे जब कंटेनर के अंदर कोई शेल होगी। अगर शेल है ही नहीं, कोई एप्लीकेशन ही चल रही है, शेल नहीं है वहां पे, तब आप कोई कमांड फायर नहीं कर सकते। तो हमारे बेस ओएस इमेज में तो शेल हमारे पास पहले से अवेलेबल है, तो हम बाहर बैठे बैठे कोई भी कमांड फायर कर सकते हैं। जैसे कि उसके लिए आपको एक ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, इंटरेक्शन टर्मिनल, क्योंकि बिना टर्मिनल से इंटरेक्ट किए हुए आप कैसे कोई कमांड फायर करोगे? मुझे क्या करना है, आई वांट टू क्रिएट अ फाइल अरविंद। कहां पे क्रिएट करनी है? स्लैश में। ओके, कंटेनर का नाम तो हमने दिया ही नहीं, आईटी के बाद में कंटेनर का नाम देना था, टेस्ट। तो डॉकर एग्जीक्यूट इंटरेक्शन टर्मिनल, कंटेनर का नाम या फिर कंटेनर की आईडी, और अंदर क्या आपको एग्जीक्यूट करवाना है वो आपने लिख दिया। तो कंटेनर के अंदर जाकर के आपकी ये फाइल बन चुकी है। इसको देखना चाहते हो तो यहीं से एलएस भी कर सकते हो, आउटपुट भी यहीं पे आ जाएगा। तो वहां पे देखो कंटेनर के अंदर एक अरविंद नाम से एक फाइल बन चुकी है, इंटरेक्शन टर्मिनल। ये बाहर से एग्जीक्यूट ऑप्शन है कि अगर आपको बाहर ओएस पे बैठे बैठे कंटेनर के अंदर कोई कमांड एग्जीक्यूट करवानी है, कुछ भी फायर करवाना है,
so you can using the execute option. आप एक नई शेल भी इनिशिएट करते हो, नई शेल भी इनिशिएट कर सकते हो बाहर बैठे बैठे। मुझे टेस्ट कंटेनर के अंदर एक bin bash नाम की कमांड फायर करनी है, यही तो कमांड होती है ना जो शेल आपको प्रोवाइड करती है। तो bin bash कमांड जैसे ही फायर करोगे तो टेस्ट कंटेनर के अंदर एक नई शेल इनिशिएट होगी और आपको उस पे इंटरेक्शन टर्मिनल आपने यूज किया तो उस पे लॉगिन भी करवा देगा। तो आप कहां चले गए? कंटेनर के अंदर आ गए, देखो, और यहां पे देख लो डॉकर टॉप, एक नई शेल इनिशिएट हो चुकी है। अब एग्जीक्यूट के थ्रू शेल लेने का फायदा क्या है? एग्जीक्यूट के थ्रू शेल लेने का फायदा ये है कि जब आप एग्जिट करके बाहर निकलोगे तो जो फर्स्ट टाइम जो शेल इनिशियलाइज हुई थी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां पे हमने देखा था ना, हम पहले वाले तरीके में क्या कर रहे थे, जब हम अटैच करके लॉगिन कर रहे थे तब हमने एक नई शेल कंटेनर के अंदर जाके जब हम नई शेल इनिशिएट कर रहे थे तब हम वहां से एग्जिट करते हैं तो पुरानी शेल पे आ जाता है, और वहां से हम एग्जिट करते हैं तो वो क्या कर देता है, वो अपनी फर्स्ट शेल को टर्मिनेट कर देता है। लेकिन यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा, एग्जीक्यूट से जब आप नई शेल लेके लॉगिन करोगे तो जब आप एग्जिट करके बाहर निकलोगे तो आपकी जो फर्स्ट शेल थी वो कभी टर्मिनेट नहीं होगी। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि आप जब भी एक बार आपका कंटेनर इनिशिएट हो जाए तो हमेशा फर्स्ट टाइम कंट्रोल PQ करके बाहर निकल जाओ, और जब भी सेकंड टाइम आपको कंटेनर में दोबारा लॉगिन करना होता है एग्जीक्यूट करके नई शेल इनिशिएट करके लॉगिन करो, ताकि आपके हमारे दिमाग कैसे काम करता है एग्जिट से, कि हम एग्जिट करके बाहर आए, हम एग्जिट करके बाहर आए। तो एग्जिट करके बाहर आओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंटेनर वैसा का वैसा चलता रहेगा, क्योंकि फर्स्ट शेल के ऊपर कोई भी काम परफॉर्म हुआ ही नहीं, आपने नई शेल ली है उस पर काम हुआ है, जब बाहर निकल रहे हो तो यही शेल टर्मिनेट हो रही है और सीधा ऑपरेटिंग सिस्टम पे वापस आ रहे हो। तो यहां तक की चीजें क्लियर है? हाँ, तो ये हमारा कि आप किस तरह से बेस इमेज को यूज कर सकते हो फॉर सेटिंग अप योर कंटेनर। कंटेनर सेटअप करने के लिए आप कैसे अपनी बेस इमेज को यूज कर सकते हो, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। कहाँ पे है हमारा ये वाला पार्ट? तो पहला पार्ट हमने यहाँ पे कवर किया है, हाउ टू क्रिएट अ कंटेनर यूजिंग द बेस इमेज। तो बेस इमेज को यूज करते हुए जब भी कंटेनर सेटअप करना होगा आपको हमेशा रन के साथ क्या यूज करना, IT ऑप्शन यूज करना, इंटरेक्शन टर्मिनल, ये ऑप्शन हमेशा यूज करो, क्योंकि बेस ओएस में कुछ होता ही नहीं है, कोई एप्लीकेशन तो है नहीं वहां पे, एक शेल इनिशिएट होके मिलेगी जिसमें भी जिसको आपको रनिंग स्टेट में रखना है, तो हमेशा IT ऑप्शन को यूज करते हुए यू हैव टू टेक द लॉगिन। और जब बाहर आओगे फर्स्ट टाइम शेल से तो क्या यूज करोगे, Ctrl+P+, और जब दोबारा कंटेनर में उसी कंटेनर में लॉगिन करना होगा तो एग्जीक्यूट वाले मेथड से लॉगिन करो, एग्जीक्यूट करके नई शेल लेकर लॉगिन करोगे, ताकि एग्जिट करके बाहर आते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो मैं वापस जाता हूं, मुझे इस कंटेनर के अंदर, मुझे बेस इमेज कंटेनर के अंदर मुझे मैनुअली कोई एप्लीकेशन डालनी है खुद से, कैसे डालोगे? मैं कंटेनर में चला गया एग्जीक्यूट को यूज करते हुए, मुझे अपाचे इंस्टॉल करना है, yum-y इंस्टॉल अपाचे। यहाँ पे आपको यम कन्फिगर करने की जरूरत नहीं है, यम पहले से कन्फिगर्ड है, बस आपके डॉकर होस्ट में इंटरनेट चलना चाहिए। तो ये देखो आपका अपाचे इंस्टॉल करना है, तो बेस इमेज के अंदर आपको जो भी इंस्टॉल करना है आप कर सकते हो, सॉरी अपाचे नहीं, HTTP, यहाँ पे HTTPD नाम होता है, क्योंकि हमने सेंटोस की बेस इमेज यूज कर रहे हैं ना, तो सेंटोस में आपको यम यूज करना पड़ेगा। सेंटोस में क्या यूज होगा, यम। तो यहाँ पे आपका अपाचे इंस्टॉल हो गया, ये कंटेनर में हो रहा है सारा काम, सारा काम कहाँ हो रहा है, कंटेनर के अंदर। और फिर क्या करना है, मुझे कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी थी, मुझे कोई वेबसाइट होस्ट करनी है, तो यहाँ अपाचे में कहाँ होस्ट करते हैं हम लोग वेबसाइट? यहाँ पे विम वगैरह तो है नहीं, क्योंकि ये तो कंटेनर है, बेस इमेज का कंटेनर है, तो इसमें विम नहीं होता, मैं आपको पहले बता देता हूँ। दिस इज, तो थोड़े अलग मेथड यूज करने पड़ेंगे। टेस्ट कंटेनर, रीडायरेक्शन का यूज कर लेते हैं सेव करवाने के लिए, var www HTML में, यहीं पे तो होस्ट करते हैं ना, index.html। ये मैंने वहां पे नो सच फाइल ऑफ डायरेक्टरी, दिस इज टेस्ट होम,
ओके, वार में क्या है, www है हमारे पास, HTML भी है हमारे पास, index.html है। ओके, कैट मैंने किया, मैंने अलग यूज कर लिया, कैट यूज किया मैंने, मेरे को इको यूज करना चाहिए था, मैंने राइट करने के लिए कैट यूज किया। कैट तो फाइल को पढ़ता है ना, इको इको प्रिंट करता है, तो इको दिस इज टेस्ट कंटेनर ये प्रिंट करेगा और ये आउटपुट सारा किसमें सेव कर देगा, इस फाइल में जाके सेव कर देगा। ओके, तो मैंने इसमें HTML आपका अपाचे वेब सर्वर डाल दिया और अपाचे वेब सर्वर से एक सिंपल सा कंटेंट पोस्ट करवाया है, दिस इज टेस्ट, तो कंटेनर में हो रहा है सारा। अब मुझे अपाचे को स्टार्ट करना है, तो अपाचे को स्टार्ट कैसे करते हैं, वहां पे तो सिस्टम सीटीएल कमांड यूज करते थे, जबकि ये तो बेस ओएस इमेज का कंटेनर है, तो इसमें सिस्टम सीटीएल कमांड यूज नहीं करता। टॉमकैट स्टॉप क्या स्टॉप टॉमकैट क्या हुआ? नहीं, टॉमकैट का कमांड बोल रहे थे स्टार्ट करने। अच्छा अच्छा, नहीं यहाँ पे आपको वो कमांड, यहाँ पे आपको पता करना पड़ेगा कि आपके अपाचे स्टार्ट करने की कमांड कहाँ रखी हुई हो। तो मैं बता देता हूँ, यूएसआर में एसबिन के अंदर एक कमांड होती है HTTP। जैसे ये कमांड पार करते हैं, आपका अपाचे वेब सर्वर स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपका अपाचे वेब सर्वर स्टार्ट हो चुका है कंप्लीटली। बाहर आओ, हमने एग्जीक्यूट ऑप्शन से हमने शेल लिया था, तो हम एग्जिट करके भी बाहर आ सकते हैं। अगर हमने फर्स्ट सेल पे लॉगिन किया होता तो हमें कैसे बाहर आना पड़ता, कंट्रोल PQ करके। यहां से हम बाहर आ गए और हमारी वेबसाइट होस्ट हो गई। अब कंटेनर का एक आईपी भी होता है, कैसे पता कर सकते हो कि कंटेनर का आईपी कौन सा है, क्योंकि कंटेनर में होस्ट किया है ना आपने उसको, तो कंटेनर का आईपी यूज करना पड़ेगा उसको एक्सेस करने के लिए। उसके लिए कमांड होती है docker ps-a, देखो सॉरी ps-a, यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूं तो मेरा कंटेनर यहाँ पे चल रहा है फिलहाल, और कंटेनर के अंदर कौन सी प्रोसेस चल रही है, कैसे यहाँ पे टॉप कमांड से पता कर लो कि मेरे टॉप कमांड से मैं पता कर रहा हूँ दैट व्हिच प्रोसेस इज रनिंग माई इन माई कंटेनर। तो पहले तो एक शेल चल रही थी, अभी मेरे कंटेनर के अंदर क्या चलने लग गया, अपाचे भी चलने लग गया। अभी मेरे कंटेनर में क्या चल रहा है, अपाचे, मैंने अपाचे चलाकर मेरे कंटेनर में छोड़ दिया। ठीक है, तो पहले शेल चल रही थी, अब मेरे कंटेनर में अपाचे भी चल रहा है। docker describe, यहाँ पे जाते हैं, जस्ट अ सेकेंड, हम लोग यहाँ पे कुछ कमांड्स हैं जो यहाँ से देख सकते हो आप। एक और मेथड होता है इंस्पेक्ट, और कंटेनर का नाम दे दो टेस्ट। तो इंस्पेक्ट मेथड आपको बताता है कि आपके कंटेनर का आईपी क्या है। तो ये देखो, ये आपके कंटेनर का आईपी एड्रेस है, ये आपके कंटेनर का आईपी एड्रेस है। इस आईपी एड्रेस को आप यूज कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट होस्ट हुई कि नहीं। मैं यूज करता हूँ कर्ल http:// और यहाँ पे मैं आईपी दे देता हूँ। तो सारा इंटरनल आईपी होता होगा। क्या
जो आईपी कॉन्फ़िगर होता है ऑटोमेटिक, वो हाँ इंटरनल। बिल्कुल, अपने आप अंदर डोकर का इंटरनल नेटवर्क है। डोकर का एक इंटरनल नेटवर्क है जहां से उसको आईपी मिलता है। जितने भी कंटेनर सेटअप करते हो, हर कंटेनर को आईपी मिलता है। हर कंटेनर का एक नेटवर्क आपका एनआईसी कार्ड होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ईच कंटेनर हैज इट्स ओन सेपरेट नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। देन आउटसाइड वर्ल्ड में इसको कैसे हम लोग, जैसे कि एचटीटीपी वेब पेज कुछ सेटअप किए हैं, देन आउटसाइड वर्ल्ड में इसको कैसे हम लोग चेक कर पाएंगे, देख पाएंगे? डोकर होस्ट के बाहर से आप कैसे एक्सेस करोगे इसको, वही क्वेरी है ना। हाँ करेक्ट। हाँ, तो वो हम सीखेंगे। उस टॉपिक को हम कहते हैं एक्सपोज द कंटेनर टू वर्ल्ड। एक्सपोज द कंटेनर टू वर्ल्ड, ये टॉपिक हम लोग सीखेंगे। हमारा नेक्स्ट सेशन का यही टॉपिक रहेगा कि कंटेनर को हम वर्ल्ड पे कैसे एक्सपोज कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम बेसिक कमांड्स ही देख रहे हैं कि कंटेनर सेटअप हुआ। अब जैसे कि क्या होता है, जब आपने डोकर इंस्टॉल किया था ना, तो अंदर एक वर्चुअल स्विच भी सेटअप हुआ। जो स्विच क्या करता है, जो कंटेनर आप बनाते हो उन कंटेनर्स को आईपी देने का काम करता है। जो भी आपने कंटेनर बनाए, उन कंटेनर्स को आईपी कौन देगा? ये स्विच देगा। ठीक है, तो इसीलिए आपके कंटेनर्स को आईपी मिल रहा है। तो विद इन दैट डोकर होस्ट तो आप क्या कर सकते हो, उस कंटेनर का आईपी एक्सेस कर सकते हो। लेकिन उस डोकर के होस्ट के बाहर से उस कंटेनर को एक्सेस करना हो तो कैसे करो? तो वो जो पार्ट है वी विल कवर इन द एक्सपोज द कंटेनर टू वर्ल्ड, ये हम उसमें कवर करेंगे। तो यहां तक की चीजें समझ में आई हैं आपके? यहां तक कोई क्वेरी चल रही है आपको? तो हमने डोकर एक्सप्लोर वाला देख लिया। इमेज कमांड लाइन से हम कैसे इमेज को सर्च कर सकते हैं, पुल कैसे कर सकते हो, आप किसी इमेज को पुल करना हो तो पुल कैसे कर सकते हो। डोकर हिस्ट्री, डोकर हिस्ट्री हम ये यूज करेंगे आगे, जब मैं आपको सेकंड इमेज के बारे में बताऊंगा कि सर्विस इमेज से कंटेनर कैसे बनाओगे, वो हम उसमें पढ़ेंगे डोकर हिस्ट्री। फिर डोकर इमेजेस देख लिया, रजिस्ट्री सर्वर, रेपोजिटरी, टैग, वर्जन, लेयर्स, इनके बारे में हमने पढ़ लिया है। फिर यहाँ पे आती है कि बेस इमेज का हमने एग्जांपल ले लिया, हमने सेंटोस की बेस इमेज यूज किया। उससे आप लोग कैसे कंटेनर सेटअप कर सकते हो, कैसे देख सकते हो कि कौन से रनिंग कंटेनर्स आपके पास हैं आपके डोकर होस्ट पे। और अगर कोई कंटेनर रनिंग नहीं है तो वो ps-a से आपको दिख जाएंगे। डोकर टॉप से आप किसी भी कंटेनर के अंदर जो भी प्रोसेस चल रही है वो आप देख सकते हो। अटैच से आप क्या कर सकते हो कि अगर कंटेनर के अंदर फर्स्ट टाइम कोई शेल इनिशिएट होकर मिली होगी तो आप उसमें लॉगिन करने के लिए आप अटैच का यूज कर सकते हो। एग्जिट करके बाहर मत आना बस अटैच के केस में। और फर्स्ट टाइम जब रन करते हो ना तब लॉगिन कर जाते हो, तब कभी भी एग्जिट करके बाहर मत आना, वरना पूरा कंटेनर स्टॉप हो जाए। डॉकर एक्सीसी कमांड हमने देखी है, जिससे आप कंटेनर के अंदर कोई भी कमांड फायर कर सकते हो, शेल भी नहीं ले सकते हो लॉगिन करने के लिए। आरएम कमांड से हम क्या कर सकते हैं, कंटेनर्स रिमूव कर सकते हैं। आरएमआई कमांड से हम लोग क्या कर सकते हैं, आपकी इमेजेस रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको लॉग्स पढ़ने हैं, यानी किसी कंटेनर के लॉग्स मैसेज पढ़ने हैं, तो आप डोकर लॉग्स यूज कर सकते हो। डोकर लॉग्स, जैसे कि मुझे इस कंटेनर के डोकर लॉग्स और टेस्ट नाम का जो कंटेनर है, मुझे इसके लॉग मैसेज पढ़ने, तो ये आपको दिखा देगा कि टेस्ट के अंदर अभी तक क्या क्या हुआ है, बैश, एग्जिट, ये लॉग मैसेज आपको बताएगा डोकर लॉग्स। तो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कंटेनर का नाम या फिर कंटेनर का जो भी आईडी है वो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो लॉग मैसेज आपको दिखा देगा कंटेनर के जो भी लॉग मैसेजेस होंगे वो आप लॉग से देख सकते हैं। तो सारी चीजें हमने सीख ली हैं, कमांड्स वगैरह भी हमने देख लिया, कुछ बेसिक फंक्शनलिटीज हमने देख ली, तो सारी कमांडें हमने यूज करके देख लिया। इज देयर एनी डाउट इन दिस? नहीं कोई नहीं, कोई डाउट है? डाउट। अब आपने कहा था कि अगर मुझे मेरे पास 15 कंटेनर चल रहे हो तो मुझे 15 कंटेनर कैसे हटा सकता हूँ? अगर मेरे पास 15 कंटेनर्स हैं तो 15 कंटेनर्स कैसे हटा सकता हूं? उसके लिए आप ये कमांड यूज कर सकते हैं। ये क्या करेगा, डॉलर का मतलब है कि यहाँ पे आपके सभी कंटेनर्स की आईडी आएगी, एक एक बार करके आपके सभी कंटेनर्स की आईडी आएगी। और आरएम कमांड क्या करेगी, कंटेनर्स को रिमूव करती जाएगी, जो भी आईडी उसको मिलेगी वो उसको सबको रिमूव करेगी। तो यहाँ से सभी कंटेनर्स की आईडी मिलती जाएगी और सारे कंटेनर्स एक एक करके रिमूव होते जाएंगे। सारी इमेजेस आपको एक बार में रिमूव करनी हो तो आप ये वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि इमेजेस तब तक रिमूव नहीं हो सकती जब तक उस इमेज से कोई कंटेनर चल रहा हो।
इमेजेस को आप तब तक रिमूव नहीं कर सकते जब तक उस इमेज से कोई कंटेनर चल रहा हो, क्योंकि कंटेनर क्या कर रहा है, कंटेनर तो इमेज से ही डेटा ले रहा है ना। कंटेनर डेटा कहां से उठा रहा है, कंटेनर तो डेटा इमेज से ही उठा रहा है। ठीक है, तो जब तक आप किसी इमेज को तब तक आप रिमूव नहीं कर सकते जब तक आप सारे कंटेनर्स रिमूव नहीं कर देते जो कंटेनर्स उस इमेज से सेटअप किए गए। मैं यहाँ स्टॉप करना पड़ेगा। जैसे कि मुझे यहाँ से क्या करना है, आई वांट टू रिमूव ऑल कंटेनर्स। मुझे सारे कंटेनर्स रिमूव करने, डॉकर ps -a-q ये आप यूज कर सकते हो और आपके सारे कंटेनर्स रिमूव हो जाएंगे। ये कह रहा है कि -f यूज करो। -f क्यों यूज करना है, क्योंकि आपका कंटेनर रनिंग है और रनिंग कंटेनर को सीधा रिमूव करना चाहते हो तो आपको फोर्सफुली एक्शन यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या यूज कर लेता हूँ, फोर्सफुली। अगर आपके रनिंग कंटेनर नहीं है तो आप वो सीधे रिमूव हो जाता। तो ये आपका एक कंटेनर था, वो रिमूव हो गया। और कंटेनर डिलीट होते ही कंटेनर में जो भी चेंजेस किए थे वो सारे डिलीट हो जाते हैं। कंटेनर में जो भी चेंजेस करते हो ना, इसका मतलब ये नहीं कि वो इमेज में हुआ है, वो अलग जगह चेंज होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब आपको इमेजेस रिमूव करनी है, सारी की सारी जो इमेजेस आपके पास है, तो रिमूव कर सकते हो इस तरह से। एरर दे रहा है, क्रिएटेड आईडी इज नॉट वैलिड। ओके, उसको जो भी आईडी वगैरह मिल रही है वो नॉट वैलिड बता रहा है। डॉकर इमेजेस, ओके डिलीट हो चुकी है इमेज वैसे, टेस्ट वाले से हुई। ठीक है, समझ में आई ये चीजें यहाँ तक? इज देयर एनी क्वेरीज टिल नाउ? तो अभी तक हमने सिर्फ बेस इमेज से कैसे आप कंटेनर सेटअप कर सकते हो, कैसे आप मैन्युअली एप्लीकेशन डाल सकते हो खुद से, तो ये सारी चीजें हमने सीखी। सिर्फ हमने किसको यूज किया है, बेस इमेज को यूज किया। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग यूज करेंगे सर्विस इमेज को, और नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग सीखेंगे दैट हाउ यू कैन एक्सपोज योर कंटेनर टू द वर्ल्ड। कंटेनर्स को वर्ल्ड पे कैसे एक्सपोज कर सकते हो, दिस पार्ट वी विल कवर इन द नेक्स्ट सेशन। सो इज